Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। सो आज ही क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास के हमारे पास टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल और आपातकाल की पृष्ठभूमियां। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम समझेंगे, काफी ब्रीफ में समझेंगे, ब्रीफ नोट्स के साथ समझेंगे, वो भी हिंदी नोट्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप उसके बारे में समझते हैं कि क्या है राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए, आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस नोट्स का, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये आपको याद रख लेना है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद दिए आएंगे एमसीक्यू बेस में 352 और 360 तलक हमारा आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि क्या क्या आपातकाल होता है, किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, किसके पास इसको लगाने की शक्ति है और भी बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें हमें इन अनुच्छेद में मिली हुई हैं अपने संविधान के अंदर। और क्या है स्टूडेंट्स, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, इसका ऑर्डर देता है कि हाँ आपातकाल लगा दिया जाए, बट आफ्टर मंत्रिमंडल से सलाह करने के बाद। ठीक है, अब देखिए 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में तीसरी बार आपातकाल लागू रहा। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मार्क कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपके यहाँ तक क्लियर होता हुआ आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अब हम मूव करते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक के अंदर इतना ही था, हमें आपातकाल के बारे में बताया कि आखिर वो कौन से संविधान में आता है, संविधान कौन सा अनुच्छेद में आता है और साथ में ये कब लगाया गया था और कौन सी दफे लगाया गया था भारत के अंदर, तीसरी बार लगा था। ठीक है, 25 जून 1975 में किसके तहत लगा था? आंतरिक अशांति के तहत भारत में तीसरी बार आपातकाल लागू रहा। अब आपको याद रखना है, और राष्ट्रपति इसको कब लागू कर सकता है? जब हमारा मंत्रिमंडल इस पर राजी हो तब। ठीक है, सो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आपातकाल की पृष्ठभूमि। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि जनरली इसको 3-4 कैटेगरी से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आता हमारे पास आर्थिक कारक, सेकंड गुजरात और बिहार आंदोलन, न्यायपालिका के साथ संघर्ष और रेल हड़ताल। तो आप ये मत समझिए इसकी टॉपिक यहीं पर एंड है। इन सभी कैटेगरीज के अंदर जो हमने डिवाइड करा है इनके खुद के काफी ज्यादा पॉइंट है। ठीक है, इसलिए आज की क्लास के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो आर्थिक कारक एंड गुजरात और बिहार का आंदोलन। सो स्टार्ट करते हैं हम आर्थिक कारक। हम मूव करते हैं हमने फर्स्ट कारक की तरफ, यानी आर्थिक कारक की तरफ। तो देखिए, आर्थिक कारक के कुछ हमारे पास ये पॉइंट आते हैं कि आर्थिक का मतलब बेसिकली जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उससे ही डिनोट होंगे। तो बेसिकली हाँ समझिए, गरीबी हटाओ का नारा जो कि कांग्रेस ने दिया था वो कुछ खास काम नहीं कर पाया, बस उसने उनको 1971 के चुनाव के अंदर जिता दिया था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा था क्योंकि बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था भारत। ठीक है, और बांग्लादेश की तरफ से भारत ने युद्ध भी लड़ा जिसके ऊपर भारत की विजय भी हुई थी। तो युद्ध के अंदर ज़्यादा पैसा ही खर्च होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देनी भी बंद कर दी थी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जिस तरीके से अलग अलग तरीकों से टेक्नोलॉजी के बेस पर या फिर किसी अलग तरीके से जो रिलेशन बने हुए थे हमारे अमेरिका के साथ वो बिगड़ने लगे, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा जो दोस्त थे वो पाकिस्तान का है और वो पाकिस्तान का ही भाग टूट रहा था बांग्लादेश के, और उसमें जो हेल्प कर रहा था बांग्लादेश के वो भारत था। तो इसीलिए अमेरिका के रिलेशन भी हमारे ख़राब हो गए थे व्यवसाय के तौर पर भी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से अन्य चीज़ों की भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्या हुआ, जो तेल की कीमत थी, क्रूड ऑयल की कीमत थी, जो कि अरब देशों से आ रहा था, अलग अलग देशों से आ रहा था, उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई। अब उनकी कीमतें बढ़ी तो अल्टीमेटली जितनी भी अन्य चीज़ें विभिन्न चीज़ें थी हमारी, उन सबकी कीमतें धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का बहुत दर बढ़ गई थी, यानी बेरोजगारी की परसेंटेज जो है वो शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों ही जगहों पर बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। और सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए, यानी कि एक सीमित दर पर 1% के हिसाब से अपने खर्चों को कम करने के लिए क्या करा था, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतनों को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था ताकि सरकार के जो खर्चे हैं वो एक हद तक कम हो सके। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि उस समय पे, यानी कि हमारे आपातकाल की जो पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या है, काफ़ी
क्रिटिकल है। सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि एक कारक तो हमने फिनिश कर लिया, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कारक की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट कारक ये आता है कि गुजरात और बिहार आंदोलन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि अंतरराष्ट्रीय तेल के कीमतों को बढ़ने पर जो अन्य चीजें थी, अन्य आवश्यक चीजें थी, उनके भी दाम ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग गए। तो इस दामों को बढ़ते हुए लेकर, इन कीमतों को बढ़ते हुए लेकर गुजरात और बिहार में आंदोलन हुए। उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, गुजरात के क्षेत्रों ने खदान, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतों तथा उच्च पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में, यह आपको याद रखना है, 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया था। एक बार दोबारा बता देता हूं, गुजरात के क्षेत्रों ने खदान, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लेकर 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया, ये आपको याद रखना है। अब मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों और खदान के अभाव में, ये सब जो पॉइंट है वही सब यहाँ लिखा हुआ है, इन सब चीजों को लेकर और साथ में ही बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है वो बेरोजगारी की बढ़ती जा रही थी। सरकारों को अपना खर्चा कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोकना पड़ रहा था। तो इस सिचुएशन को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के जो छात्र थे वो सबसे आगे बढ़े और आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आंदोलन करने के लिए मार्च 1974 में सबसे आगे कौन था, तो वो थे बिहार के छात्र। और वो किन टॉपिक्स पे थे, तो बेसिकली बढ़ती कीमतों के ऊपर, खदान के अभाव के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी, इनको जेपी कहा जाता था, ने इस आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ 2 शर्तों पर स्वीकार किया कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, परंतु ये 2 शर्तें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो पहला तो ये कि आंदोलन अहिंसक होगा, यानी कि आंदोलन तो हम कर रहे हैं मगर कोई ऐसा आंदोलन ना हो कि हम रोडों पे सड़कों पर बसें जला रहे हैं, बाइकें तोड़ रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये वाला जो आंदोलन है बिहार तक तो सीमित ना हो, ये राष्ट्रीय व्यापी होगा, तब तो इसका मैं नेतृत्व करूंगा। तो जयप्रकाश नारायण ने इस संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की बात की थी। तो ये है हमारे कुछ पॉइंट। 2-4 पॉइंट और बचे हैं इस टॉपिक के, तो इसीलिए आप इसको जरूर लिखते हुए चलिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जितने भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक भी चीज कवर नहीं करवाता मैं, जितनी भी चीजें कवर होती हैं वो सब इंपॉर्टेंट सी होती हैं। आप एक बार इनको रिव्यू करोगे तो आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर क्या होगा, याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो मूव कर देखिए कि जेपी ने भारतीय जनसंघ यानी कि भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से सांसद मार्च तैयार किया था या उसका नेतृत्व किया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मार्क कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर स्टार में लगा लेना है कि जेपी ने भारतीय जनसंघ और भी अलग गैर कांग्रेस दल जितने भी थे उनके समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। तो इसी के साथ हमारा इस टॉपिक का सारे पॉइंट जितने भी थे वो सब फिनिश हो। क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को और बेसिकली उसको कंप्लीट करेंगे विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और साथ में हिंदी नोट्स के साथ। थैंक यू।